हेलो स्टूडेंट्स, अनंत क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। परिभाषा कल अपन ने देख ली थी। अलैंगिक जनन के प्रकार। देखो डेफिनेशन क्या थी जनन का, वो प्रकार जिसमें एक ही जनक भाग लेता है, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, अनिषेक बीजता या एगेमोस्पर्मी। अनिषेक बीजता या एगेमोस्पर्मी जब नए जीव या पौधे का निर्माण बीज से होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन नहीं होता है। तो इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। तो ये था अनिषेक बीजता या एगेमोस्पर्मी जब नए जीव या पौधे का निर्माण बीज से होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन इसमें नहीं होता है। तो इसे क्या कहते हैं? अपन अनिषेक बीजता कहते हैं। अर्थात बिना निषेचन के जब बीज का निर्माण होता है तो इसे क्या कहेंगे? हम अनिषेक बीजता कहते हैं। या एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं अपन इसकी, अथवा बिना निषेचन व अर्धसूत्री विभाजन के बीजांड द्वारा सीधे ही बीज का निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है। अनिषेक बीजता कहलाता है। तो ये था
जब नए जीव या पौधे का निर्माण बीज से होता है, लेकिन इस बीज के निर्माण में न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही युग्मक संलयन होता है, अर्थात एक ही जनक के द्वारा जब नया पौधा बनता है तो इसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन का जो पहला प्रकार है अनिषेक बीजता या अगेमोस्पर्मी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सीधी सी डेफिनेशन है कि जब नए जीव या पौधे का निर्माण बीज से होता है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता कहते हैं। या एक छोटी सी शॉर्ट में से भी लिख सकते हैं कि बिना निषेचन व अर्धसूत्री विभाजन के बीजांड द्वारा सीधे ही बीज का निर्माण क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता कहलाता है। और ऐसा किसमें होता है, इसका एग्जाम्पल है धतूरा। ध्यान रखना, अनिषेक बीजता का जो उदाहरण है धतूरा, यानी कि धतूरा में बिना निषेचन और बिना युग्मक संलयन के बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो दूसरा प्रकार है अलैंगिक जनन का वो है कायिक जनन। क्या है, कायिक जनन। ठीक है, देखते हैं। कायिक जनन आपने पढ़ा है, जानते होंगे कायिक जनन किसे कहते हैं। देखो, कायिक जनन क्या होता है, जब बीज के अलावा या बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी अन्य भाग द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है तो इसे हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और इस जनन में पौधे के जिस भाग का उपयोग किया जाता है उसे प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। तो देखें, यानी कि अलैंगिक जनन का जो दूसरा प्रकार है क्या है वो कायिक जनन। या इसी को बोल सकते हैं हम कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, कायिक जनन यानी कि कायिक का मतलब होता है शरीर, यानी कि पौधे के किसी भी अन्य भाग द्वारा, बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी अन्य भाग द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब नए जीव या पौधे का निर्माण बीज के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग से होता है किसी भी अन्य भाग से होता है तो इसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, बस मेन चीज यही है कि बीज के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग से जब नए पौधे का निर्माण होता है
तो इसे हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये थी डेफिनेशन कि जब नए जीव या पौधे का निर्माण बीज के अलावा या बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। सेकंड है, इसे में एक चीज और है, कायिक जनन में पौधे के जिस अंग या भाग का उपयोग किया जाता है उसे प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल इधर लिखता हूं जाता है, उसे प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। तो ये था कि नया पादप बनाने के लिए पौधे के जिस भाग का उपयोग होता है या जिस भाग का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल किसे कहते हैं? तो क्या लिखोगे कि कायिक जनन में पौधे के जिस अंग या भाग का उपयोग होता है उसे प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। जैसे कि प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल के रूप में किस किस का यूज हो सकता है? जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है। ठीक है, तो ये था कायिक जनन की डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल है कि जब नए जीव या पौधे का निर्माण बीज के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग से होता है तो इसे हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। सेकंड, कि जब प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल क्या होता है? कायिक जनन में, यानी कि कायिक जनन में पौधे के जिस भाग या अंग का उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कायिक जनन के प्रकार। देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, कि जब नए जीव या पौधे का निर्माण बीज के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग से होता है तो इसे कायिक जनन कहते हैं। और प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल क्या होता है कि कायिक जनन के लिए पौधे के जिस भाग का उपयोग किया जाता है वो भाग क्या कहलाता है? प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहलाता है। नेक्स्ट है कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के प्रकार, कायिक जनन के प्रकार। तो देखो, देखते हैं इसको। ये कायिक जनन, कायिक जनन होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार है कायिक जनन के? 2 प्रकार। फर्स्ट, प्राकृतिक कायिक जनन। पहला प्रकार क्या है? प्राकृतिक कायिक जनन। और सेकंड है कृत्रिम कायिक जनन। इसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल
प्रोपेगेशन। और इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल प्रोपेगेशन। ठीक है, तो कायिक जनन कितने प्रकार का होता है? कायिक जनन 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट प्राकृतिक कायिक जनन और सेकंड कृत्रिम कायिक जनन। नेचुरल प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं इसमें इसके प्रकार। अब इसके भी अलग अलग प्रकार। देखो, प्राकृतिक कायिक जनन किस किस के द्वारा होता है? इसकी प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। तो देखो, फर्स्ट जैसे तने द्वारा, सेकंड पर्ण द्वारा, और थर्ड है जड़ द्वारा, और फोर्थ है पत्र प्रकलिका। या इसी को बोलते हैं बुलबिल। तो ये थी प्राकृतिक कायिक जनन की जो विधियां हैं। फर्स्ट यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन किस किस के द्वारा हो सकता है? तने द्वारा, जड़ द्वारा, पर्ण द्वारा, पत्र प्रकलिका या बुलबिल के द्वारा। ऐसे कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियां हैं, फर्स्ट कर्तन, इसको बोलते हैं कटिंग द्वारा, यानी कि पौधे के भाग को छोटे छोटे टुकड़े करके उससे नया पौधा बनाना। ये कटिंग है, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। कर्तन, इसी को बोलते हैं कटिंग। ये 2 प्रकार की होती है। एक तो मूल कर्तन और एक होती है स्तंभ कर्तन। मूल कर्तन और स्तंभ कर्तन, यानी कि जब पौधे के मूल भाग के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें जमीन में गाड़ कर नया पौधा तैयार किया जाता है तो कहलाता है मूल कर्तन। और जब स्तंभ भाग के छोटे छोटे टुकड़े करके और उनको जमीन में गाड़ कर जब नया पौधा बनता है तो उसे कहते हैं अपन स्तंभ कर्तन। दूसरी विधि है ग्राफ्टिंग, रोपण। इसको बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग की 4 विधियां अपने पास इस सिलेबस में, इस पार्ट में। 1 2 देखो, पहली है एक तो जीवारोपण, एक है पच्छर रोपण या वेज ग्राफ्टिंग, एक है किरीट रोपण, किरीट रोपण, और एक है कलिका रोपण। ठीक है, तो रोपण
फर्स्ट है कर्तन, सेकंड है रोपण। रोपण फर्स्ट है कर्तन, सेकंड है रोपण। इस रोपण को क्या बोलते हैं हम? ग्राफ्टिंग। यानी कि इसमें पौधे के दो अलग अलग भागों को जोड़ करके नए पौधे तैयार किए जाते हैं। और इस रोपण की 4 विधियां पढ़ेंगे हम। फर्स्ट जीवारोपण, सेकंड फच्चर रोपण या वेज ग्राफ्टिंग, और थर्ड है किरीट या मुकुट रोपण, और फोर्थ है कलिका रोपण। थर्ड जो कृत्रिम कायिक जनन की विधि है वो है दाब विधि। इसके भी 2 प्रकार है। एक तो टीला दाब, पहली तो टीला दाब विधि, और दूसरी है गुट्टी विधि, गुटी दाब विधि। और जो लास्ट जो 4th नंबर की है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। तो ये विधियां थी। प्राकृतिक कायिक जनन की जो विधियां है वो है 4 विधियां: तने द्वारा, पर्ण द्वारा, जड़ द्वारा और पत्र प्रकलिका या बुलबिल द्वारा। सेकंड कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियां है इसमें पहली विधि कर्तन है। कर्तन भी 2 प्रकार का होता है, मूल कर्तन और स्तंभ कर्तन। दूसरी विधि रोपण या ग्राफ्टिंग 4 प्रकार की है। एक तो जीवा रोपण या टंग ग्राफ्टिंग, फच्चर रोपण या वेज ग्राफ्टिंग, और तीसरी है किरीट रोपण, और चौथी है कलिका रोपण। फिर तीसरी जो विधि है दाब विधि। दाब विधि भी 2 प्रकार की है। एक तो टीला या डेरी दाब, और दूसरी है गुट्टी दाब विधि। और जो चौथी जो कृत्रिम कायिक जनन की विधि है वो सूक्ष्म प्रवर्धन है। अब इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे अपन, एक एक करके, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम? प्राकृतिक कायिक जनन। देख लो, ध्यान रखना है कि जो कायिक जनन होता है 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन की जो विधियां हैं 4 विधियों द्वारा होता है, यानी कि जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, पत्र प्रकलिका या बुलबिल द्वारा। कृत्रिम कायिक जनन की भी अलग अलग विधियां हैं। जैसे कि पहली विधि अपने है कर्तन, कर्तन या कटिंग, ठीक है। और कर्तन में 2 प्रकार की विधियां उपयोग में लेते हैं। एक तो मूल कर्तन और एक स्तंभ कर्तन। दूसरी ग्राफ्टिंग है, रोपण। ये भी चाहिए, इसमें भी 4 प्रकार की विधियां हैं: जीवा रोपण, फच्चर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण, कलिका रोपण। और तीसरी विधि दाब विधि, जो भी 2 प्रकार की है। एक तो डेरी दाब या टीला दाब, दूसरी गुटी दाब। और जो लास्ट कृत्रिम कायिक जनन की विधि है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। तो कायिक जनन का जो पहला प्रकार है प्राकृतिक कायिक जनन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कायिक जनन का जो पहला प्रकार है वो है प्राकृतिक कायिक जनन। या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। तो देखो, प्राकृतिक नेचुरल यानी कि कायिक जनन का वह प्रकार जो प्रकृति में स्वतः ही या अपने आप होता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है।
जब कायिक जनन प्रकृति में स्वतः ही होता रहता है तो इसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो डेफिनेशन सिंपल है, नाम से पता लग रहा है। प्राकृतिक कायिक जनन यानी कि वह कायिक जनन जो प्रकृति में स्वतः ही या अपने आप होता रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके प्रकार में पहली जो विधि पढ़ी थी अपन ने, विधियां, इसके अपोजिट जो दूसरा कृत्रिम कायिक जनन, उसकी भी डेफिनेशन बोल देता हूं मैं कि कायिक जनन का वो प्रकार जिसे मनुष्य द्वारा वाणिज्यिक या व्यावसायिक उत्पादन के लिए अपनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक कायिक जनन। तो इसमें जो विधियां थी, पहली विधि पढ़ेंगे अपन, तने द्वारा कायिक जनन। तने द्वारा कायिक जनन। तो देखो, तने के अलग अलग प्रकार के जो रूपांतरण है, उनके द्वारा कायिक जनन प्रक्रिया संपन्न होती है या नए पौधों का निर्माण होता है। तो उसे देखेंगे अपन। जैसे कि आपने 11th क्लास में जो तने के रूपांतरण पढ़े हुए, वहाँ पर पढ़ के आए हो आप। तने के 2 प्रकार के रूपांतरण होते हैं, देख लेते हैं पहले। तने के रूपांतरण 2 प्रकार के तने के रूपांतरण होते हैं। एक तो होता है भूपृष्ठीय या अर्धवायवीय। अर्धवायवीय रूपांतरण। भूपृष्ठीय या अर्धवायवीय रूपांतरण। और जो दूसरा जो प्रकार का रूपांतरण पढ़ा था आपने 11th में, वो था भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण। ठीक है, तो तने के जो अर्धवायवीय रूपांतरण है वो कौन कौन से हैं? तने के देखते हैं अपन अर्धवायवीय रूपांतरण कौन कौन से हैं। एक तो पढ़ा था आपने ऊपरी भूस्तरीय। ऊपरी भूस्तरीय यानी कि तने के वो रूपांतरण जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, क्या कहलाएंगे? ऊपरी भूस्तरीय। बाद में देखेंगे अलग अलग करके इनकी डेफिनेशन, पहले देख लो। ऊपरी भूस्तरीय इनको बोलते हैं पर रनर्स। दूसरा भूस्तरीय। और तीसरा अंतःभूस्तरीय। और जो चौथा प्रकार है वो है भूस्तरीय का।
जिन्होंने 11th में पढ़ा होगा उनको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, भूस्थारी को बोलते हैं हम स्टोलोन, अंतःभूस्थारी सकर्स, और जो भूस्थारिका होती है ऑफसेट। ठीक है, तो ये थे तने के भूपृष्ठीय या अर्धवायवीय रूपांतरण, यानी कि आधा भाग जमीन के ऊपर हो और आधा जमीन के नीचे हो, तो उसको कहते हैं अपन अर्धवायवीय रूपांतरण। 4 प्रकार है अर्धवायवीय रूपांतरण में तने के। ऊपरी भूस्थारी रनर्स, भूस्थारी स्टोलोन, अंतःभूस्थारी, अंतःभूस्थारी। ठीक है, तो यहाँ मैं एग्जाम्पल भी बताता हूँ। देखो, ऊपरी भूस्थारी का जो एग्जाम्पल है वो है दूब घास। देखिए कि आपने अपने धार्मिक कार्यों में काम में ली जाती है दूब घास। एक और है खट्टी बूटी, खट्टी बूटी। और जो भूस्थारी है इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, यानी कि स्ट्रॉबेरी में जो कायिक जनन होता है किसके द्वारा होता है? भूस्थारी। अंतःभूस्थारी इसमें आएगा पुदीना, और भूस्थारी का इसमें जलीय पादप, इसका जो एग्जाम्पल है जलकुंभी। जलकुंभी या एक और है पिस्टिया। जलकुंभी और पिस्टिया। ठीक है, तो ये अर्धवायवीय रूपांतरण थे तने के। ऊपरी भूस्थारी, भूस्थारी, अंतःभूस्थारी और भूस्थारी का। तो ऊपरी भूस्थारी का एग्जाम्पल क्या है? दूब घास, खट्टी बूटी। भूस्थारी का स्ट्रॉबेरी और अंतःभूस्थारी का पुदीना। और भूस्थारी का में एक तो आएगा जलकुंभी और पिस्टिया। दूसरे पढ़ेंगे अपन भूमिगत रूपांतरण। तो देखो, तने के भूमिगत रूपांतरण में इधर बता देता हूं, इधर जगह नहीं है। भूमिगत रूपांतरण देखो, पहला प्रकंद। प्रकंद या राइजोम। प्रकंद या राइजोम। दूसरा कंद, या इसी को बोलते हैं अपन ट्यूबर। तीसरा घनकंद। प्रकंद, कंद, घनकंद, इसको बोलेंगे अपन कोर्म। ठीक है, तो जो प्रकंद होता है इसका जो एग्जाम्पल है
अदरक। कंद का जो एग्जाम्पल है वो है आलू, ठीक है। और जो घन कंद है, घन कंद में आएगा आपके अरबी, जमीकंद, अरबी भी है और एक जमीकंद, ठीक है। तो ये अलग अलग रूपांतरण है तने के। भूपृष्ठीय या अर्धवायवीय रूपांतरण, पहले प्रकार के जो रूपांतरण है क्या है, भूपृष्ठीय या अर्धवायवीय रूपांतरण। तो इसमें जो पहला रूपांतरण है अर्धवायवीय रूपांतरण, वो क्या है, ऊपरी भूस्तरीय। क्या होता है वो, ऊपरी भूस्तरीय। देखो जो दूब घास, कुछ पौधे होते हैं जो जिनके तने दुर्बल और परुसंधियों युक्त होती है, ठीक है, और जो उनके पर होते हैं वो लंबे होते हैं। तो ये दुर्बल तने वाले पौधे जमीन पर विसर्पी रूप से वृद्धि करते हैं, यानी कि जमीन के ऊपर लेटी हुई अवस्था में वृद्धि करते हैं। और जहाँ जहाँ पर इनमें परुसंधियाँ होती है, उन परुसंधियों से नीचे की ओर तो निकलती है अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर पौधे पत्तियां निकलती है और नया पौधा बनता है, ठीक है। तो ये थे ऊपरी भूस्तरीय, यानी कि ऐसे तने का जो ऐसा रूपांतरण जिसमें कैसा होता है तना, पतला, हरा, दुर्बल, और वो जमीन के ऊपर विसर्पी रूप से वृद्धि करता है और उसकी परुसंधियों से नीचे की ओर तो निकलती है अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर पत्तियां निकलती है और एक नए पौधे का निर्माण होता है। भूस्तरीय या स्ट्रॉबेरी, इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी कि पौधे के आधारीय भाग से कुछ पार्श्व शाखाएं निकलती है। क्या निकलती है, कुछ पार्श्व शाखाएं निकलती है जो कुछ दूरी तक जमीन की सतह पर वायवीय वृद्धि करती है और फिर भूमिगत होकर वापिस नए वायवीय पौधे का निर्माण करती है, होती है भूस्तरीय। और अंतःभूस्तरीय सकर्स, इसका एग्जाम्पल है पुदीना। इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें जो मुख्य तना होता है उसके आधारीय भाग से कुछ पार्श्व शाखाएं निकलती है और वो जमीन के नीचे क्षैतिज वृद्धि करती हुई कुछ दूरी तक आगे बढ़ती है और फिर वापस जमीन से ऊपर आकर के एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है। तो कहलाते हैं अंतःभूस्तरीय। और भूस्तरीका, भूस्तरीका में क्या होता है, देखो ये जलीय पौधे, कुछ जलीय पौधे होते हैं जिनके तने एक परु वाले होते हैं। कैसे होते हैं, उनमें एक ही परु होता है और दुर्बल होते हैं और वो तने जल की सतह के नीचे क्षैतिज वृद्धि करते हैं, ठीक है। और जहाँ पर इनमें परुसंधि होती है वहाँ से एक पत्तियों का गुच्छा निकलता है और उस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, रोजेट। तो ऐसी अवस्था, और जैसे ही एक परु टूटता है तो इस परु से टूटने से जहाँ पर परुसंधि होती है वहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसे क्या कहते हैं अपन, भूस्तरीका, ठीक है। तो ये थे अपने तने के भूपृष्ठीय या अर्धवायवीय रूपांतरणों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक्स।